सुबह की रस्म गायत्री जी का आशीर्वाद। सुबह की ताजी हवा और धूप खन्ना मेशन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मीरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसे पहली बार आर्यन के साथ ऑफिस जाना था। वह थोड़ी घबराई हुई थी। नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ी बात आर्यन की दुनिया में कदम रखना। जब वह नीचे उतरी तो गायत्री जी ने उसे रोका। बेटा, रुको। उन्होंने मीरा को दही और शक्कर खिलाई। यह उनकी पुरानी रीत थी, मीरा के सफर की शुभ शुरुआत के लिए। बेटी, आज पहला दिन है ऑफिस का। हमेशा मीठी रहे और तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो। मीरा ने शर्माते हुए खाया और गायत्री जी ने उसके माथे पर चुम्मा दिया। अब जाओ, आर्यन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरा मुस्कुराई और कार की तरफ बढ़ी जहां आर्यन पहले से बैठा था। उसके चेहरे पर वही डेविलिश मुस्कान थी। कार का सफर और अचानक झटका। कार चल रही थी और मीरा बगल में बैठी थी, शहर की सड़कों को देख रही थी। उसके मन में ऑफिस की चिंता थी, पर आर्यन का ध्यान सड़क पर नहीं, बल्कि मीरा पर था। अचानक सामने से एक गाड़ी आई और ड्राइवर ने तेज ब्रेक मारे। कार ने एक झटका खाया और मीरा संतुलन खोकर आगे की तरफ झुक गई, पर आर्यन ने उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कोई छोटी बच्ची को संभालता है। तुम्हें कुछ हुआ? उसने मीरा के चेहरे को परखते हुए पूछा। मीरा ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे नीचे बैठने दो। पर आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं। उसने मीरा को अपनी गोद में ही बिठा कर रखा और अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब ले गया। उसने उसे सूंघा, एक गहरी सांस ली, जैसे वह उसकी महक को पी रहा हो। तुम्हारी महक बहुत अच्छी है, मीरा। उसकी आवाज में एक गहरी, धीमी लालसा थी। मीरा ने उसे धकेलने की कोशिश की। आर्यन, ऐसे मत करो। हम कार में हैं और ड्राइवर देख रहा है। पर आर्यन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने होठों को मीरा की गर्दन पर रखा और हल्का हल्का चुम्मा देने लगा, जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। कार में जारी खेल मीरा की चिढ़। ऑफिस का रास्ता अभी बाकी था और आर्यन ने फिर से अपनी आदत शुरू कर दी थी। मीरा अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। उसने जितना रोका, आर्यन उतना ही जिद्दी होता जा रहा था। वह मीरा को अपनी गोद से उतारने को तैयार ही नहीं था। उसका एक हाथ मीरा की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में उलझा हुआ था। आर्यन, बस करो, मुझे नीचे बैठने दो, मीरा ने गुस्से में कहा, पर उसकी आवाज में बेबसी थी, क्योंकि वह उसके पास से हिल नहीं पा रही थी। आर्यन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा मीरा की गर्दन में छिपा लिया और फिर से उसकी नब्ज को चूसना शुरू कर दिया, जैसे कोई प्यासा अपनी प्यास बुझा रहा हो। कभी वह धीरे धीरे सक्शन करता, तो कभी हल्का हल्का काटता, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा टॉफी को चूस रहा हो। मीरा के शरीर पर बिजली दौड़ गई, पर उसने खुद को संभाला। आर्यन, तुम बच्चे हो गए हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? आर्यन ने अपना चेहरा उठाया और उसे एक ऐसी मासूम नज़र से देखा जो उसके माफिया रूप से बिल्कुल अलग थी। मैं बच्चा नहीं हूं, मीरा। मैं सिर्फ अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूं। क्या इसमें कोई बुराई है? मीरा ने अपनी आंखें घुमाई। तुम हर वक्त ऐसे क्यों रहते हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम मुझे। वह पूरी बात नहीं कह पाई, क्योंकि आर्यन ने फिर से उसके कंधे पर चुम्मा दबा दिया था। बचपन का वो दिन, जुनून की शुरुआत। आर्यन की नजरें मीरा पर टिकी थीं। वह उसे देख रहा था, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके बाल, जैसे वह उसकी हर चीज को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। उसके दिमाग में एक पुरानी याद आई, बचपन की वो दोपहर जब उसने पहली बार मीरा को देखा था। फ्लैशबैक। बचपन। आर्यन उस समय 7 साल का था। वह अपने दादा के साथ एक शादी में गया था। वहां बगीचे में एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी हंसी ऐसी थी जैसे घंटियां बज रही हों। वह आर्यन की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। तुम कौन हो? आर्यन का दिल उस पल रुक गया था। वह उसे देखता रहा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका वो मासूम सवाल, सब कुछ उसके दिल में उतर गया।
उसने जवाब दिया डैश, मैं आर्यन हूँ। लड़की ने कहा डैश, मैं मीरा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उस दिन से आर्यन के दिल में मीरा के लिए एक जुनून पैदा हो गया था। वह उसे भूला नहीं, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका वो प्यारा सा चेहरा, सब कुछ उसके दिमाग में बस गया था। वह एक माफिया का बेटा था, पर उसके दिल में एक छोटी सी लड़की के लिए एक नरमी थी जो कभी खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब उसने मीरा को फिर से देखा तो उसका जुनून और भी गहरा हो गया। वह उसे पाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितना भी इंतजार करना पड़े। कार ऑफिस की इमारत के सामने रुकी। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी, ऊंची ऊंची इमारतों और चमकती लॉबी को देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ा डर दोनों था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, सही कहते हैं लोग, जब हर मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने छोटा बच्चा हो जाता है। मैं भी उसी में से हूँ, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। आज उसी की एक नज़र के लिए तरस रहा हूँ। बचपन में जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उस दिन से वह मेरा ऑब्सेशन बन गई, एक माफियाची ऑब्सेशन। पर वह इससे बिल्कुल अनजान है। उसे नहीं पता कि उसकी एक मुस्कान के लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। उसकी नजरें मीरा के बिखरे हुए दुपट्टे पर पड़ीं जो कार के झटके में थोड़ा खिसक गया था और उसके कंधे पर लटक रहा था। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही नाजुकी से उसका दुपट्टा संभाला, उसे सीधा किया और उसके कंधे पर सही से रख दिया। मीरा ने उसे देखा। डैश, तुम क्या कर रहे हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा डैश, तुम्हारा दुपट्टा बिखर गया था। तुम जब ऑफिस में घुसोगी तो सबका ध्यान तुम पर होगा। मैं चाहता हूं कि वह ध्यान तुम्हारी सुंदरता पर हो, तुम्हारी बेफिक्री पर नहीं। उसकी उंगलियां मीरा के कंधे पर थोड़ी देर तक रुकी रहीं और फिर उसने अपना हाथ हटा लिया। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डैश, तुम हमेशा ऐसे क्यों हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा डैश, क्योंकि तुम मेरी हो मीरा, और जो मेरा है उसे मैं संभालता हूं। अब चलो, तुम्हें मेरी दुनिया दिखाता हूं। डैश डैश कार में आर्यन की धमकी। कार अभी ऑफिस के गेट से कुछ ही दूर थी और आर्यन ने अचानक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। मीरा ने उसे आश्चर्य से देखा। डैश, क्या हुआ? पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीट बेल्ट खोली और मीरा की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर वही डेविलिश मुस्कान थी, पर इस बार उसकी आंखों में एक गंभीरता भी थी। उसने अपना हाथ मीरा की कमर पर रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। डैश, मीरा, एक बात सुन लो। मीरा की सांसें रुक गई। डैश, क्या? आर्यन ने उसके कान के पास जाकर धीमी, खतरनाक आवाज में कहा। डैश, लड़कों से दूर रहना। ऑफिस में कोई भी लड़का तुम्हारे करीब आए तो मुझे बताना, समझी? मीरा ने घबराते हुए कहा। डैश, पर मैं तो बस काम करने आई हूं। आर्यन ने उसकी कमर पर हल्का दबाव डाला। डैश, मुझे पता है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे। तुम मेरी हो मीरा, और जो मेरा है उसे मैं किसी के साथ साझा नहीं करता। उसकी आवाज में एक मालिकाना अंदाज था, पर उसमें प्यार भी झलक रहा था। मीरा ने डरते डरते पूछा। डैश, और अगर मैंने नहीं माना? आर्यन ने एक शैतानी मुस्कान दी। डैश, तो सजा दबकर मिलेगी, पर वैसी सजा नहीं जिसमें दर्द हो। मैं तुम्हें अपनी जीभ और होठों से रुला दूंगा, मीठे मीठे आंसू। उसने धीरे से मीरा की ठुड्डी को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। डैश, तो क्या तुम मानती हो? मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने एक मासूम बच्ची की तरह अपना सिर हिलाया। डैश, हाँ, मानती हूं। उसकी यह बचकानी हरकत देखकर आर्यन का दिल पिघल गया। उसके कठोर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। डैश, बहुत अच्छा। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी, गहरी किस दी जो मीरा की सांसें रोकने के लिए काफी थी। उसका हाथ मीरा की पीठ पर था और उसके होंठ उसके होठों को चूस रहे थे, जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। जब उसने उसे छोड़ा तो मीरा की आंखें अध खुली थीं और उसके होंठ सूजे हुए थे। आर्यन ने उसके माथे पर चुम्मा दिया। डैश, अब चलो।
लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। डैश डैश ऑफिस में सबकी नजरें मीरा की नई पहचान। जैसे ही आर्यन और मीरा ऑफिस में घुसे, पूरी इमारत की निगाहें उन पर टिक गईं। कर्मचारी फुसफुसाने लगे, डैश, यह कौन है? आर्यन सर के साथ कौन आई है? किसी ने कहा डैश शायद उनकी नई फा है, किसी ने कहा डैश इतनी खूबसूरत फा। पहली बार देखा है। आर्यन ने मीरा को एक अलग केबिन दिखाया, एक छोटा सा पर सुंदर कमरा, जिसमें एक मेज, कुर्सी और खिड़की से शहर का नजारा था। यह तुम्हारा केबिन है, मीरा? आज से तुम यहाँ काम करोगी, मीरा ने उसे देखा डैश फा। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा डैश फा होने का नाटक है। असल में तुम मेरी बीवी हो, पर लोगों को अभी नहीं पता चलना चाहिए। काम के दौरान तुम फा बनोगी और बाहर मेरी पत्नी। समझी? मीरा ने सिर हिलाया, डैश समझ गई, और वह अपने नए केबिन में बैठ गई, थोड़ी अजीब पर रोमांचित भी। आर्यन के पिता का बुलावा। कुछ ही देर बाद एक कर्मचारी ने मीरा के केबिन में आकर कहा, डैश मैडम, राघव सर आपको बुला रहे हैं। मीरा चौंक गई, डैश राघव सर? आर्यन के पिता? उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, डैश वे मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मुझसे कुछ गलत हुआ? वह उठी और डरते डरते राघव जी के केबिन की तरफ बढ़ी। जब वह अंदर गई तो राघव जी ने उसे देखा और अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आए, डैश बैठो बेटी। मीरा ने झुककर प्रणाम किया और सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सवाल थे, डैश आपने मुझे बुलाया? राघव जी ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, डैश बेटी, मुझे बहुत दिनों से तुमसे बात करनी थी, पर अब वक्त आ गया है। राघव जी की बात और मीरा का ध्यान भटकना। राघव जी मीरा से कुछ जरूरी बात कर रहे थे, डैश बेटी, तुम्हें एक काम बताना है। मुझे अभी किसी काम से जाना है, पर घर वापस आकर तुमसे मिलूंगा। उनकी आवाज में गंभीरता थी, पर मीरा का ध्यान अब किसी और पर था। एक कर्मचारी उसके पास आया था और उससे हंस हंसकर बातें कर रहा था। मैडम, आप नई है। मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक पूछ सकती है। वह मीरा के बहुत करीब आ गया था और उसकी हंसी में एक अजीब सी दोस्ताना चाल थी। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डैश जी जरूर, थैंक यू। पर इस पूरे दृश्य को आर्यन अपने कमरे में सीसीटीवी पर देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके जबड़े भींच गए, डैश मैंने कहा था किसी और से बात मत करना, पर तुम सुनती कहाँ हो? उसने गुस्से में अपनी उंगलियां मेज पर पटकी, डैश अब इसकी सजा मिलेगी। आर्यन की चाल 10 मिनट में पहुंचा पैकेज। आर्यन ने तुरंत अपने फोन पर एक कॉल किया, डैश जिस माल की बात हुई थी उसे 10 मिनट में मीरा के डेस्क पर पहुंचाओ। कुछ ही देर में एक कर्मचारी मीरा के केबिन में आया और उसके डेस्क पर एक छोटा सा पैकेज रख गया। मीरा ने उसे देखा, डैश यह क्या है? उसने पैकेज खोला और उसमें एक अजीब सी चीज थी जो किसी खिलौने की तरह लग रही थी, पर बिल्कुल नहीं थी। वह एक सेक्स टॉय था जो शरीर पर लगाया जाता है और त्वचा को इस तरह खींचता या चूसता है जैसे कोई जोंक लगी हो। मीरा का चेहरा गर्म हो गया और उसके कान लाल हो गए। उसने उसे उठाकर देखा, पर समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने उसे पलटा और उस पर एक छोटा सा नोट था, डैश तैयार हो जाओ सजा के लिए। आर्यन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसे झटके से डेस्क पर रखा और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल शर्म से लाल थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आर्यन ने यह क्यों भेजा है, और वह जानती थी कि अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सीसीटीवी पर आर्यन की डेविल स्माइल। आर्यन अपने कमरे में बैठा सारा दृश्य सीसीटीवी पर देख रहा था। मीरा का लाल चेहरा, उसका घबराना, उसके हाथों का कांपना, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेज पर घुमाईं और एक डेविल स्माइल दी, डैश अब तुम समझ गई हो मीरा, यह सजा का पहला कदम है। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो याद रखना कि तुम किसकी हो। उसने फोन उठाया और मीरा को एक मैसेज किया, डैश
शाम को मेरे कमरे में। तुम्हारी सजा पूरी होगी। मीरा ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने तुरंत फोन रखा और अपना काम करने लगी, पर उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मीरा की चाल छुपना और काम करना। मीरा ने झटके से उस अजीब से पैकेज को अपनी डेस्क की दराज में छिपा दिया, मानो वह कोई जहर हो। उसका चेहरा अब भी गर्म था और उसके हाथ कांप रहे थे। यह आर्यन, क्या पागलपन है, उसने सोचा और फिर से अपने काम में लग गई। उसने सोचा अगर मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो शायद वह भूल जाए, और शाम तक बहुत समय है, शायद कुछ और हो जाए। वह घंटों अपनी फाइलों में खोई रही, कॉल्स, ईमेल्स और मीटिंग्स के शेड्यूल, सब कुछ उसने इतनी तन्मयता से किया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घड़ी की सुई 5 बजे की तरफ बढ़ने लगी। डेस्क से बाहर निकलना और आर्यन की कार। जब 5 बजे मीरा ने अपनी डेस्क संभाली और ऑफिस से बाहर निकलने की तैयारी की, उसने सोचा शायद आर्यन भूल गया हो, शायद उसे किसी और काम में देर हो गई हो। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नज़र बाहर खड़ी एक काली कार पर पड़ी जो उसे बहुत परिचित लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा नहीं, यह तो आर्यन की कार है। उसने अपनी लाइफ, जीवन को पकड़ना चाहा, मानो वह उसे बचा सके, पर उसकी लाइफ में तो आर्यन का ही नंबर था और वह नंबर कॉल कर रहा था। उसने फोन उठाया। आर्यन की आवाज आई मीरा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, बाहर मत निकलना। मीरा ने इधर-उधर देखा तुम कहाँ हो? आर्यन की डेविल स्माइल और कमर पर हाथ। अचानक उसके पीछे से एक हाथ ने उसकी कमर को खींचा और उसे एक तरफ घुमाया। आर्यन वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी जो मीरा को डरा देती थी। तुम मुझसे क्यों छिप रही थीं, मीरा? मैंने तुम्हें बताया था कि 5 बजे मेरे कमरे में आना है। मीरा ने उसे धकेलने की कोशिश की। आर्यन, प्लीज, मुझे जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। पर आर्यन ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी कोई तैयारी नहीं, मीरा। मैं जो कहूं वही होगा। आज रात मेरे कमरे में आओगी और अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो सजा दोगुनी हो जाएगी। मीरा की इनकार और आर्यन का जवाब। मीरा ने अपना चेहरा मोड़ लिया। नहीं, आर्यन, हमारी शादी में अभी भी कुछ ही समय बचा है। मैं अभी नहीं कर सकती। उसने एक बच्चे की तरह मुंह बनाया। और अगर मैंने नहीं किया तो? आर्यन ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाया। तो मैं तुम्हें पत्नी नहीं बल्कि कैदी बना दूंगा, समझी? उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक माफिया की कमांड। मीरा, तुम मेरी बीवी हो और जो मेरा है उसे मैं किसी कीमत पर नहीं खोता। आज रात तुम मेरे कमरे में आओगी, चाहे तुम्हें कितना भी डर लगे। और अगर नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में आऊंगा और फिर सजा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम जीवन भर याद रखोगी। मीरा का डर और आर्यन की धमकी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, तुम बहुत ज्यादा हो। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे और उसके कान में फुसफुसाया। मैं ज्यादा हूं, मीरा, पर यही तो मैं हूं। और तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती हो। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जाओ, घर जाओ, आराम करो, रात को मेरे पास आना। और उसने मीरा को छोड़ दिया। वह कांपते हाथों से वहां से चली गई। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थी। घर पहुंचते ही मीरा का डर। कार खन्ना मेशन के गेट पर रुकी और मीरा बिना किसी से कुछ कहे झटके से कार से उतरी, जैसे उसकी जान बच रही हो। आर्यन की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। 1 मिनट की देरी, सजा दोगुनी। वह हाफती हुई हवेली के अंदर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गलियारे में तेजी से बढ़ रही थी और उसकी नजरें अपने कमरे पर थीं, बस वहां पहुंच जाए, दरवाजा बंद कर ले और आर्यन से कुछ देर के लिए बच जाए। पर अचानक मोड़ पर उसकी टक्कर किसी से हो गई। जीजाजी का हाथ और मीरा का दहशत। वह शख्स था राकेश, उसका जीजाजी।
वह मुस्कुराता हुआ खड़ा था और उसकी नजरें मीरा पर टिकी थी। अरे भाभी, इतनी जल्दी, कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा? उसकी आवाज में एक अजीब सी चिकनाहट थी। मीरा ने उसे देखा और उसका शरीर अकड़ गया। वह पीछे हटने लगी, पर राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है भाभी, डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा जीजा हूं। उसका हाथ मीरा के गले की तरफ बढ़ा और उसने उसके गले पर हल्की सी उंगली फिराई, जैसे कोई अपने शिकार को निहारता है। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। उसे उसका स्पर्श जहर जैसा लगा। मुझे छोड़ो, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। जीजाजी, यह सही नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो भाभी। आर्यन को तुम पर गर्व होना चाहिए। और वह आगे बढ़ा, मानो उसे और छूना चाहता हो। पर इस बार मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला और वहां से भाग गई, जैसे उसकी जान बच रही हो। वह सीढ़ियां चढ़ी और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। बार की सीक्रेट मीटिंग। रात गहरी थी और शहर के एक बेहद खास बार में आर्यन की गुप्त मीटिंग चल रही थी। बार का माहौल अजीब था, हर कोने में नजरें, हर आवाज में शक। आर्यन ने अपना चेहरा छुपा रखा था, एक काली केप, चश्मा और एक वॉइस चेंजर, जिससे उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। उसके साथ काया, कबीर और विवेक थे। ने अपनी पहचान छिपा रखी थी। आर्यन ने अपनी नकली आवाज में कहा, बात साफ है, यह नायाब हीरा शहर में आने वाला है और हमें इसे किसी भी कीमत पर पाना है। अगर यह गलत हाथों में गया तो पूरे शहर का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसकी आंखों में एक डेविलिश चमक थी और उसके शब्दों में वही कमांडिंग अंदाज जो सबको चुप करा देता था। कबीर ने सिर हिलाया। हमें बस समय चाहिए, डील का पता लगा लेंगे। विवेक ने कहा, मैं उस हीरे की लोकेशन पर नजर रखूंगा। अचानक हमला और भाइयों की जंग। मीटिंग चल ही रही थी, तभी बार के अंदर अचानक धमाका हुआ। गोलियां चलने लगीं, कांच टूटने की आवाजें आईं और अंधेरे में कई नकाबपोश हमलावर घुस आए। आर्यन झटके से उठा और उसने अपने भाइयों को इशारा किया, संभलो, यह हमला है। विवेक और कबीर दोनों माफिया भाई थे और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लीं। काया ने भी अपनी पिस्तौल उठा ली। गोलियां बरस रही थीं और चारों तरफ हंगामा था। विवेक ने 2 हमलावरों को गिराया तो वही कबीर ने एक को कोने में दबोचा। पर अचानक विवेक की तरफ एक हमलावर ने निशाना साधा। गोली चलने ही वाली थी कि काया ने झटके से विवेक को धकेला और अपनी पीठ उस गोली के सामने कर दी। काया का कुर्बानी विवेक के लिए। धायन। गोली काया के कंधे में लगी। वह चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी और उसके कंधे से खून बहने लगा। विवेक की आंखें फैल गई। काया। वह झटके से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? काया के चेहरे पर दर्द था, पर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी विवेक। मैं तुमसे प्यार करती हूं। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे और कसकर पकड़ लिया। तुम बेवकूफ हो, मैं संभाल सकता था। पर उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। वह उसे लेकर वहां से निकला और कार की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं।